वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोसाइटल सेज पीयूष। और आज हम क्लास 9th का व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी चैप्टर रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा चैप्टर डिटेल में कर सकें, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिवीजन में और इन क्वेश्चंस में ही कवर अप कर लें। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर दूं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, आज का पहला क्वेश्चन। तो रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय द आर्मी और रूल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। द करेक्ट आंसर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डेमोक्रेसी में रूल ऑफ सिंगल पर्सन की कोई वैल्यू नहीं होती, दैट इज मोनार्कियल सिस्टम। रूल बाय आर्मी, मिलिट्री रूल भी इसमें नहीं होता और एरिस्टोक्रेसी का रूल भी नहीं होता। इज द रूल ऑफ लॉ जो डेमोक्रेसी का की फीचर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered the final authority in a democratic country? The military, the elected representative, the judiciary or the president? The correct answer is elected representative because आपको पता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट में कौन है। तो लोगों की बात को आगे रखने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव ही डेमोक्रेटिक कंट्री में फाइनल अथॉरिटी माने जाते हैं। ठीक है, वो भी उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वो भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि देयर आर डेमोक्रेसी, पार्डन मी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, आज ही ये नया डिवाइस लिया है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी होती है उसे समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सपोज कीजिए आपकी क्लास है, ठीक है, यू आर इन अ क्लास और आपकी क्लास में आपको क्या लेने हैं, यू हैव टू परचेज, आपको नए फैंस लगवाने हैं क्लास में। ठीक है, तो जब आपको फैंस लगवाने हैं तो अगर पूरी क्लास इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है तो दैट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि सपोज कीजिए फैंस लगवाने के लिए पूरी क्लास में सबसे पूछा कि हमें नए फैंस इस क्लास में चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और डिसाइड कर रहा है, और कोई भी चीज होती है तो हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनिशिएटिव्स होते हैं, रेफरेंडम्स होते हैं और प्लेबिसाइट होता है, बट इलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस इज नॉट अ फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें इलेक्शंस नहीं होते, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसको बड़े लेवल, छोटे लेवल पे तो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन बड़े लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इट। जैसे सपोज कर लीजिए इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, तो हर क्वेश्चन के लिए कोई भी लॉ पास करना है तो हमें 150 करोड़ लोगों से पूछना पड़ेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। छोटे लेवल पे हमने क्लासरूम में पूछ लिया, दैट्स ओके, बट बड़े लेवल पे इट्स नॉट पॉसिबल। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस नहीं होते हैं, सॉरी डायरेक्ट इलेक्शंस में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और दो तरीके की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो इनमें से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा है, दैट इज रेफरेंडम। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी किसकी फॉर्म हो गए, देयर रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और मोनार्की तो डेमोक्रेसी का कोई लेना ही देना नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द रेफरेंडम। ओके, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन, इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट्स ऑल अडल्ट्स कैन वोट, इसका सही आंसर है।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी दिया हुआ है, ठीक है। और अडल्ट की एज क्या लिमिट है? अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, दे हैव द राइट टू वोट, ठीक है। वो क्या सोशल स्टेटस है, क्या वेल्थ है, ये कोई मायने नहीं रखती है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। सारे के सारे लोग जो अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज है, क्या जेंडर है उनका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स होने चाहिए, उनको वोटिंग राइट्स होते हैं। दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को समझने के लिए देखिए, दुनिया में वैसे दो ही तरीके की कंट्रीज होती हैं, या तो दे विल बी रिपब्लिकन और या फिर मोनार्की होंगी, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है? रिपब्लिकन में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, ठीक है। ये हेरिडिटरी होता है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, मोनार्की सिस्टम में। और रिपब्लिकन सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट इज ही इज इलेक्टेड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये पोस्ट उसकी हेरिडिटरी होगी, बट कंडीशन ये होगी कि भाई जो भी मोनार्क होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगा, ही विल नॉट बी द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगी? वो पार्लियामेंट होगी, ठीक है। तो इंडिया में इज अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं हो सकती है, ठीक है। और चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं हो सकती है। सऊदी अरेबिया, क्या ये हो सकता है ऑप्शन? तो सऊदी अरेबिया भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिकॉज वहां हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट head of the state is hereditary in United Kingdom, but जो head of the government है वो elected होते हैं. So that's why United Kingdom is an example of constitutional monarchy. What is the role of judiciary in a democracy? तो इसके जो जुडिशरी का काम क्या है? देखिए, मेक लॉ, ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं। लॉज बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है, ठीक है। इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम किसका है? ये तो हम लोगों का है, ये तो सिटीजन्स का रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या हो गया? जुडिशरी का काम क्या हो गया? इंटरप्रेट लॉज और टू इंश्योर जस्टिस इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इंटरप्रेट लॉज, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? इन चारों में से कौन सा फीचर नहीं है डेमोक्रेसी का? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सेंसरशिप ऑफ मीडिया नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होना चाहिए, रूल बाय द मेजोरिटी, यस, इन डेमोक्रेसी देयर इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी. Okay, let's move to the next question. In which year did India became a democratic republic? तो ये तो सिंपल सा आंसर है, 1950 is the correct answer. Who is responsible for making laws in a democracy? हमने ये आंसर पहले ही डिस्कस कर लिया, तो ये इसका legislature is the correct answer. What is meant by rule of law in a democracy? Option B, law is above all individuals. It is the correct option. Let's move to the next question. Which of the following statement is true about democracy? तो डेमोक्रेसी के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, क्या हेरिडिटरी रूल होता है? नहीं होता। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है? नहीं किया जाता। क्या फ्री और फेयर इलेक्शंस को अपोज किया जाता है? नहीं किया जाता। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन बी सही। It promotes equality among citizens. In a democracy, how is the government made accountable to the people?
कैसे हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं लोगों के लिए? देखिए, दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे होंगे आपको, आप कंफ्यूज होंगे थ्रू इलेक्शन और थ्रू द जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी का काम लॉ को इंटरप्रेट करने का होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने का नहीं होता। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन से डिसाइड होती है। हर 5 साल में गवर्नमेंट के लिए वोट होते हैं, और वो वोटिंग क्या है, वही वोटिंग, वही इलेक्शंस उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे, किसी को गवर्नमेंट में बने रहना है, तो वो अपने हिसाब से जैसे मन मर्जी रूल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, किस चीज की जरूरत है, आपको इलेक्शंस की जरूरत पड़ती है। What does the term political equality imply in a democracy? अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा है? इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन वेल्थ, इक्वल राइट टू वोट, और इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप सही गैस कर चुके होंगे इस इक्वल राइट टू वोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी? इसका कौन सा आंसर आपको सबसे सही लग रहा है? डिसएडवांटेज, क्या डिक्टेटरशिप को प्रमोट करता है? नहीं। क्या इट डज नॉट कंसिडर द नीड्स ऑफ द पीपल? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इट लिमिट्स द पावर ऑफ पीपल? नहीं, ये तो लोगों के हाथ में पावर देता है। एक चीज है जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, दैट इज द स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन प्रॉपरली? इनमें कौन सा काम है? देखिए, फंक्शन है, which of the following is necessary for a democracy to function properly? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और रूल बाय अ सिंगल मेजोरिटी? आई थिंक आप सही गैस कर चुके होंगे। इट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो कैसे होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में दे आर चेक्स एंड बैलेंसेस। व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना, यानी कि टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट अनकंडीशनली, टू क्रिटिसाइज एंड चेक द गवर्नमेंट, और टू रिमेन साइलेंट? ऑप्शन सी, टू क्रिटिसाइज एंड चेक द गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। Which country is the world's largest democracy? It's obviously it's India. Or if the question would have been which is the oldest democracy, that would have been the USA, United States. ठीक है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? इंडिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बल्की कॉन्स्टिट्यूशन वी आर कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। What is the significance of free and fair elections in a democracy? Yes, obviously the first option is correct. They allow people to choose their leaders. Which of the following right is essential in a democracy? That's right to free speech. It's the correct answer. What is the purpose of a constitution in a democracy? It's to limit the power of government so that the government does not become arbitrary. तो ये इसके लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि गवर्नमेंट उस दायरे में रह करके काम करे। जो डेमोक्रेसी, अब शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। डिफाइन डेमोक्रेसी इन योर वर्ड्स, हाउ विल यू डिफाइन? यू कैन write that the democracy is a kind of government. You can write answers yourself. If you want answers from me, just join our WhatsApp channel. Okay, I will be sharing the PDFs over there of these answers completely solved. So you can join that WhatsApp channel. यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। सो आपको खुद ही अपने आंसर्स लिखने चाहिए, ठीक है। अगर सैम्पल्स चाहिए होंगे तो यू कैन जॉइन आवर ग्रुप। Define democracy in your own words. How to define it? Basically, you will have to write democracy is a form of government in which the people have the right to elect their government, to choose their government. Okay. You can also quote Abraham Lincoln. He said that democracy is for the people, by the people, to the people. That's democracy. इतना सा आंसर लिखना है. I hope you are clear now. What is the importance of rule of law in a democracy? देखिए, रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में? अगर इफ देयर इजंट रूल ऑफ लॉ, तो कोई भी आके कुछ भी कर लेगा, ठीक है। जिसका जो मन करेगा
वो अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है, किसी को कोई क्राइम कर देगा, ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से मन मर्जी से मुताबिक चलने शुरू कर देगी। तो उसके लिए क्या है भाई, रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है कि क्या किस तरीके से चलेगा कोई कंट्री, वो कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करनी है ना, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी के भी राइट्स वायलेट ना हो, ठीक है, राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये कौन प्रिजर्व करेगा, ये लॉ प्रिजर्व करेगा, ठीक है, ये लॉ से आएगा, ठीक है। अगर लॉ नहीं होंगे तो फिर आप सोच लीजिए सोसाइटी में कैओस हो जाएगा, कैओटिक सिचुएशन हो जाएगी, जिसका मन मर्जी जो मर्जी कर ले, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी में एक तो राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स के, दूसरा सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए कि गवर्नमेंट कभी भी आर्बिट्ररी ना हो जाए, ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, आर्बिट्ररी एक्शंस ना लेने लगे। तो ये इसके लिए क्या होता है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आई होप ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ये हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था, दैट ऑल इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स शुड हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, जेंडर, सोशल स्टेटस एटसेट्रा। Why is political equality important in a democracy? देखिए political equality समझिए सबसे पहले कि क्या है। पहला right to vote और दूसरा right to contest in election, ठीक है। अगर ये दोनों ही नहीं हुए तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कैसे करेंगे, ठीक है। पहला इंडिविजुअल्स को राइट टू वोट होना जरूरी है, दूसरा राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, दोनों राइट्स उसके पास इंपॉर्टेंट होने, दोनों राइट्स होने चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, अगर सपोज कीजिए भाई एक कम्युनिटी को या एक जेंडर को आपने वोट करने नहीं दिया तो उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उनको रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। दूसरा सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे, ठीक है, वरना कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, उसको हर एक एक्शन ऐसा लगेगा जैसे हमारे ऊपर ये थ्रेट है, हमारे ऊपर गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारी राइट्स वायलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे पहले तो देख लीजिए भाई, ट्रांसपेरेंसी होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। एक डिक्टेटरशिप में आप नहीं पूछ सकते कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहां खर्च किया है, ट्रांसपेरेंसी यहां है, यहां पूछ सकते हैं, यहां, ठीक है, इलेक्शन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी बड़ी चीज अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन चेंज देम। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जो इलेक्शन से देखिए गवर्नमेंट ने क्या जो भी प्रोमिस किए, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और उनको वहां जवाब देना पड़ता है, जनता की अदालत में उनको जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने जो भी काम किया है वो सेटिस्फाई कर रहा है लोगों को या नहीं। अगर लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लोग उनको हटा देंगे, दूसरों को गवर्नमेंट में ले आएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ होती है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इज देयर। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया तो आपको तुरंत फांसी पे टांग देंगे या तोप के आगे बैठा करके उड़ा देंगे, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के फेवर में है, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं, आप लिख सकते हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहला भाई जो फीचर्स हैं इसके, 1 person 1 vote 1 वैल्यू, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर देयर,
right to contest in election, ठीक है, और freedom of speech, or we can say there are some fundamental rights which are there, ठीक है. ये कुछ फीचर्स मैंने मेंशन कर दिए. यू कैन राइट मोर फीचर्स, ठीक है. अगर फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैंने आंसर आपको बता दिया. इफ द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स यू हैव टू राइट आंसर अकॉर्डिंगली. हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारा का सारा सिस्टम चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई सर्वोपरि नहीं है, ठीक है. दे आर 3 ऑर्गन्स, ठीक है. लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है. सब चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. दे आर चेक्स एंड बैलेंसेस. गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और वो किसी के राइट्स वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी के पास वो बंदा जा सकता है, बोल सकता है भाई गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो मेरे खिलाफ जा रहा है. और गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर उसको लगता है कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स यहाँ पे हैम्पर हो रहे हैं. तो जुडिशरी के पास ये राइट्स है, ठीक है. तो ये डेमोक्रेसी में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इस तरीके से इंश्योर किया जाता है, ठीक है. सारा चेक्स एंड बैलेंसेस है, कोई भी सुप्रीम नहीं है, ठीक है. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए जुडिशरी है, ठीक है. फिर देयर चेक्स एंड बैलेंसेस, तो कोई भी सुप्रीम नहीं है अपने आप में, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, ठीक है. और किसी के भी अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो जुडिशरी इज देयर, और जुडिशरी यहाँ पे इंश्योर करती है कि किसी के राइट्स को वायलेट ना किया जाए, ठीक है. दूसरा, फिर इलेक्शंस तो है ही. अगर किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इलेक्शंस में वो जवाब दे सकते हैं अपना, ठीक है, बाय नॉट वोटिंग दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट. अब ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं. आप कोशिश करता हूं कि आप इनके आंसर्स लिखेंगे, अच्छे आंसर्स लिखेंगे और शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक. साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है. डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन ज्वाइन अ व्हाट्सएप चैनल फ्रॉम देयर. अगला डिस्कशन हम करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर. टिल दैट टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.